हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 5 मार्च थर्ड शिफ्ट में, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। जो फ्रेंड्स आपके जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन जो है मिलते जुलते रहते हैं, और जो फ्रेंड्स आपके कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अगले शिफ्ट में रिपीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की सेशन में बताऊंगा कि मैं 5 मार्च में जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं दिखाऊंगा। जो फ्रेंड्स आपके इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आपके आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके आने वाले शिफ्ट में भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार बायोलॉजी के जिस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, आपको बायोलॉजी में फिर अगले शिफ्ट में उसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस सेशन के माध्यम से जो है आप अपने किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इस लेवल से अंदाजा लग जाएंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके मैं ऑनलाइन क्वेश्चंस के रूप में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे उस टॉपिक्स को एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके थर्ड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले, या फिर कितनी प्रतिशत भूमि जो है फ्रेंड्स आपके जलीय सीमा से लगते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इनका देशांतरीय विस्तार जो है फ्रेंड्स आपके 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। इनके साथ ही फ्रेंड्स एक और अन्य क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, आपके जो है भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जो फ्रेंड्स आपके जो शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेट करके पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेट करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखता हूँ। इसके बाद में एक और अन्य पॉइंट्स ध्यान रखिएगा आपके आकांक्षीय विस्तार में। तो आकांक्षीय विस्तार भी ध्यान रखिएगा, आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। ध्यान रहे भारत के आकांक्षीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और जो ये तो देशांतरीय विस्तार पूछे जा चुके हैं। इनके अलावा 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, आपके भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था विश्व बैंक के संदर्भ में करंट अफेयर्स के रूप में। ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के लगातार। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित किया गया है। ये तो हमें फ्रेंड्स सटीक ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताने की। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो 7% रहने का अनुमान लगाया है। यह अप्रैल 2024 के अनुमान 6.6 से ज़्यादा है, यानी फिर 2024 में जो अनुमान लगाया गया था आपके 6.6 है, लेकिन 2024-25 में जो लगाया गया तो आपके 7% था, यानी पहले की तुलना में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था आपका उत्तर प्रदेश से, यानी कि राज्य लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से किस मुस्लिम नेता ने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया था। यानी कि फ्रेंड्स आप एक तरह से कह सकते हैं कि 1920 से 22 ईस्वी के बीच जो चलते हैं आपके गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। जिनमें पूछा है रामपुर जिले से मुस्लिम नेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया था। इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 ईस्वी में सांसद चुने गए हैं, और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। यानी कि फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी से रिलेटेड 3 पॉइंट्स से ध्यान रखिएगा। इन्हें 1952 ईस्वी में सांसद चुने गए थे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। कौन? आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से पूछे गए थे आपके हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से फ्रेंड्स लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको रिवीजन कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का शहर जो है लोथल भारत के किस राज्य में अवस्थित है। लोथल काफ़ी प्रसिद्ध जगह हुआ करता था फ्रेंड्स आपके हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक समय में बंदरगाह हुआ करता था। तो ध्यान रहे गुजरात राज्य में अवस्थित है। लोथल बंदरगाह जो है आपके किस राज्य में अवस्थित था, तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है, और यह साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं इस बार के फ्रेंड्स एग्जाम पे कि लोथल शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आंसर हो जाएंगे आपके जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, और ये भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपके साबरमती की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पुस्तक से रिलेटेड और उसके लेखक से रिलेटेड सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप कोशिश कीजिए जो प्राचीन इतिहास के जो जितने भी पुस्तक है उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। पुस्तक था आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखी थी, तो आंसर हो जाता है आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को फ्रेंड्स आपके जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ कहे जाते हैं, यानी कि इस पुस्तक को लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो इसके आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है और उन्हीं के सदस्यों द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इन निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो आपके संसद के दोनों सदन होते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। इनके अलावा निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, तो ये हिस्सा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है फ्रेंड्स आपके जो है 1986 ईस्वी में पारित किया गया था, ध्यान रहे। और ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था और 24 दिसंबर 1986 को ही लागू किया गया था। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अन्य नाम के नाम से जाना जाता है, तो आपको इसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, यानी जो फ्रेंड्स उपभोक्ता है उनके हितों की रक्षा के लिए जो है ये संरक्षण, ये अधिनियम जो है लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन से आपके पूछे गए थे, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर किस राज्य में स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन मैं अपने करंट अफेयर का जो वीकली टेस्ट कराया था फ्रेंड्स, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ये जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाल ही में जो मैंने एक सेशन लाया था, जो मेरा सेशन चलते हैं संडे से लेकर के फिर नेक्स्ट संडे तक, यानी वीकली करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसमें मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। तो इसी क्वेश्चन पूछा गया था आपके, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर जो है ये पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसका जो है स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखें, आपके जो है करंट अफेयर से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था, हाई यील्डिंग वेराइटी जिसे HYV सीड यानी बीज का प्रयोग किस में किया जाता है? HYV जो है बीज जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाता है गहन निर्वाह कृषि में। यानी ऑप्शन था फ्रेंड्स आपके गहन निर्वाह कृषि में और वाणिज्यिक कृषि में, एक और ऑप्शन क्या था। इस तरह क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाते हैं। उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग जो है वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है और गहन निर्वाह कृषि में नहीं की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो है वाणिज्यिक कृषि में जो है HYV बीज का उपयोग किया जाता है, किसमें? वाणिज्यिक कृषि में, ना कि गहन निर्वाह कृषि में। तो इसके आंसर हो जो होते हैं आपके गहन निर्वाह कृषि में नहीं किए जाते हैं, बल्कि जो है वाणिज्यिक कृषि में किए जाते हैं। किसका उपयोग? HYV बीजों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से आपके पूछा गया था 8वीं अनुसूची से। फ्रेंड्स आपके संविधान से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रहे आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो ध्यान रहे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भारत की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, यानी इसमें भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें फ्रेंड्स भारतीय संविधान में फिलहाल जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में जो फ्रेंड्स संविधान लागू हुआ था उस समय जो थी आपकी 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन फ्रेंड्स संविधान संशोधन करने के बाद जो है अलग से 8 भाषा जोड़ी गई थी। तो ध्यान रहे संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपके 22 भाषाओं से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगले क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो ध्यान रहे 1857 की क्रांति के विद्रोह में सबसे ज़्यादा विद्रोही भारत के किस हिस्से से, यानी किस क्षेत्र से थे? इनमें से राइट आंसर हो जाते हैं उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में थे। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली था, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर से था। इनमें से फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शंस रहे होंगे वो आपके राइट आंसर हो जाते हैं। आप किस तरह के ऑप्शंस दिए हैं फ्रेंड्स ये तो आप पे निर्भर करेगा। तो ध्यान रहे जो मुख्य केंद्र था 1857 के मुख्य केंद्र था आपके दिल्ली था, ये ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भी जो थे 1857 की क्रांति से प्रभावित एरिया जो था आपके कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था और ग्वालियर था। इनकी शुरुआत की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सिपाहियों ने शुरू किया था। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अब ये हो सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था और किस स्थान से हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपके 10 मई से प्रारंभ हुआ था और मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके, संघ लोक सेवा आयोग को किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग को किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसको नियुक्त किया जाता है। 315 का उल्लेख जो है फ्रेंड्स आपके कितने भाग में है? तो आपके भाग 14 में इसका उल्लेख है। हो सकता है फ्रेंड्स अगली बार जो क्वेश्चन पूछे आपके भाग के संदर्भ में दे दे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की स्थापना इस अनुच्छेद के तहत की जाती है और संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 के तहत ही। अगला क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मैंग्रोव वन से रिलेटेड। मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस पर निर्भर करेंगे, क्योंकि मैंग्रोव वन का क्षेत्र जो है कई राज्यों में इसका विस्तृत क्षेत्र है। तो ध्यान रहे मैंग्रोव वन जो है भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में, महाराष्ट्र, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछे गए थे खमीर की प्रजाति कौन कौन सी है? यानी खमीर जो है समुद्री जीव है खमीर, इसकी प्रजाति कौन कौन सी है? इसका आंसर हो जाता है खमीर जो है फ्रेंड्स आपके यूकैरियोटिक जीव है। ये एक अलग से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। खमीर जो है आपके यूकैरियोटिक जीव है।
एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव है जिन्हें कवक साम्राज्य के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और खमीर जो है किस संदर्भ में आएंगे, तो आपके कवकों के संदर्भ में गिने जाते हैं। उसके बाद स्पोरोलोमाइसेस रोसेज, और ये जो खमीर जो है किस प्रजाति के हैं, तो स्पोरोलोमाइसेस रोज प्रजाति के संदर्भित है। अगला क्वेश्चन से आपके भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाता है 28 मई 1990 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से बनाई गई थी। और ये जो परिषद की स्थापना की गई थी किसके आदेश पर बनाई गई थी फ्रेंड्स? ध्यान रखिए, आपके राष्ट्रपति के आदेश पर बनाई गई थी। अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 263 के तहत बनाई गई थी। फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ रिलेट करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो है इसी तरह के रिलेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हो सकते हैं कि आपके यही क्वेश्चन पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट्स, सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 ईस्वी में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। यानी किस आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, सरकारी आयोग की स्थापना पर सिफारिश पर इसकी आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन से आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद से जुड़े प्रावधान हैं? यानी ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो जिस क्वेश्चंस मैंने पहले बताया। तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया। इसमें जो फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद पूछे गए हैं और इसमें पूछे गए कि इसकी स्थापना वर्ष कब है। यानी सेम क्वेश्चन पूछे गए, यानी सेम टॉपिक से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में अंतर्राज्य परिषद के गठन करने की शक्ति दी गई, यानी राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है गठन करने की। अगले क्वेश्चन से आपके पूछे गए थे, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो ये हो जाता है आपके भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा जो है ये पूर्णतः अधिकार हो गया था। अगले क्वेश्चन से हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना चालू की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है किस विषय को पढ़ाने के लिए जो है छात्रवृत्ति योजना लागू की है? तो हो गए फिर आपके संस्कृत विषय को पढ़ाने के लिए, संस्कृत छात्रों के लिए जो है छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन से आपके हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाता है हड़प्पा सभ्यता महान स्नानागार जो है आपके सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है स्नानागार जो ये फ्रेंड्स आपके 4 मार्च के जो 3rd शिफ्ट एग्जाम हुए थे ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, और सेम उसी तरह के क्वेश्चन से रिलेट करके पूछ लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके मोहनजोदड़ो में स्थित है विशाल स्नानागार जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यह भट्टी से निकाली गई पक्की ईंटों से बना हुआ था, और ये जो स्नानागार बनाया गया था मोहनजोदड़ो का ये भट्टी से पक्की ईंटों से निर्मित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? तो आप अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि मरुस्थलीय देशों में जो है फ्रेंड्स आपके 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जो मरुस्थलीय से प्रभावित है? तो है आपके राजस्थान राज्य। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है आपके राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अनुच्छेद 74, ये तो हमें सटीक ऑप्शंस यानी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं फ्रेंड्स, सीधा सा क्वेश्चंस आपके अनुच्छेद 74 से रिलेटेड था, इसलिए मैंने फ्रेंड्स अनुच्छेद 74 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा है। तो ध्यान रहे अनुच्छेद 74 के संदर्भ में, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में उल्लेखित है, और ये अनुच्छेद जो है आपके संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। उनके बाद जो है यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन और कामकाज का वर्णन करता है, और अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख करता है और उनके कामकाज का वर्णन करता है। कौन? आपके अनुच्छेद 74। अगले क्वेश्चन से आपके महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स, अकबर के आदेश पर फैजी और अब्द अल कादिर यानी बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में रूपांतरित किया था। यानी सीधा सा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया था आपके बदायूनी के द्वारा किया गया था, और ये किसके आदेश पर किया था इसने? तो अकबर के आदेश पर किया था, जिसे रजमनामा नाम से दिया था। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, आपके रजमनामा नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया? यानी फ्रेंड्स आपके लगातार क्वेश्चन जो है पॉलिटी के अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे, आपके समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 39 के डी में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन से हमारा, पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश किस वर्णक के जरिए ग्रहण करता है? पेड़ पौधे के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके जो सूर्य का प्रकाश के द्वारा अपना भोजन प्रकार करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ये किस लवक के यानी किस वर्णक के जरिए ये ग्रहण करते हैं? तो आंसर हो जाता है आपके क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड नामक
वर्ण के उपस्थिति के कारण करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपके पत्तियों का रंग जो है क्लोरोफिल वर्ण के उपस्थित होने के कारण ही आपके हरा होता है, ये भी आपके ध्यान रखिएगा। इनके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधे के द्वारा जो सूर्य के प्रकाश होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और पानी जो ग्रहण करते हैं उसको किस में बदलते हैं, तो आपके ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में रूपांतरित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके करंट अफेयर से, 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए थे? तो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके चंद्रबाबू नायडू जी। चंद्रबाबू नायडू जो है फ्रेंड्स आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। इनसे रिलेटेड फ्रेंड्स 2 पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। चंद्रबाबू नायडू जो है ये किस पार्टी से संबंधित था? तो तेलुगु देशम पार्टी से नेता है। ध्यान रहे, तेलुगु देशम पार्टी से ये नेता थे और 12 जून 2024 को इसने शपथ ली थी। अगले क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कब शपथ ली थी? यानी कि ये डेट पूछ लिए थे, कब शपथ लिया था तीसरे बार। इसके आंसर हो जाते हैं आपके 9 जून 2024 को। 9 जून 2024 को जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। अगले क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? भारतीय संगीत में कितने स्वर है? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके 4 मार्च में जो एग्जाम हुए थे आपके फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपके ऑप्शंस किस तरह रहे होंगे फ्रेंड्स उस पर निर्भर करेगा। तो इससे 3 पॉइंट से ध्यान रखिएगा, आपके भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? तो आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। ये क्वेश्चन इससे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके भारत में जो संगीत का प्रावधान है यानी संगीत का उल्लेख जो है आपके किस वेद में मिलता है, तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपके साम वेद में जो है फ्रेंड्स आपके संगीतों का उल्लेख है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक जो है तीसरी बार क्वेश्चन आपके संगीत से रिलेटेड पूछ लिए जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, जो है संगीतों का उल्लेख किस वेद को कहा जाता है, यानी सामवेद को। तो ध्यान रहे, आपके सामवेद में जो है संगीतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तो फ्रेंड्स यहीं से हमारा आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, पसंद आई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।